नमस्ते बच्चों। आज मैं इस सत्र में फिर आपके सामने हूँ। इंटरनल ओरल असेसमेंट एसएल समूह के बच्चों के लिए। पिछले सत्र में मैंने आपसे कुछ बातें शेयर की थी कि आप अपने प्रस्तुतिकरण के दौरान किन किन बातों का ध्यान रखेंगे। आइए उनको मैं संक्षेप में बताती हूँ। इस परीक्षा के दौरान आपको 5 चित्र दिए जाते हैं, हर एक इकाई से एक चित्र, और आप उन 5 चित्रों में से एक को चुनते हैं। अब ये बात आप समझ गए। चित्र के साथ इकाई का नाम लिखा होता है और नीचे साभार यानी कि वो चित्र कहाँ से लिया गया है। आप जब चित्र को चुन लेते हैं उसके बाद आपको 15 मिनट का समय दिया जाता है जिसमें आप अपने प्रस्तुतिकरण के लिए तैयारी करते हैं। आपको सिर्फ 10 से 12 बिंदु कागज पर लिखने हैं, विस्तार नहीं लिखना है। वो आप अपने मन में तैयार करके रखिए और आप जब अपने परीक्षा कक्ष में जाएंगे वहां पर आप उन बिंदुओं के साथ विस्तार को भी शामिल करेंगे। अब ये बात तो मुझे पूरी उम्मीद है कि अब तक आप समझ ही गए होंगे। उस 15 मिनट को आप बखूबी इस्तेमाल कीजिए और अपने प्रस्तुतिकरण के लिए जो कुछ भी आप कहना चाहते हैं उनको संक्षेप में लिख लीजिए। अब परीक्षा कक्ष में जब आप अंदर जाते हैं तो आपकी अध्यापिका परीक्षा शुरू करेगी, जहां पर आप अपना नाम, रोल नंबर, कैंडिडेट नंबर, स्कूल का नाम कुछ भी नहीं बताएंगे। आप अभिवादन के साथ यानी कि अपनी अध्यापिका को नमस्कार करते हुए आप जो भी चित्र आपको मिला है वो किस इकाई से है और आप उसको किस उप विषय से या उप विषयों से जोड़कर आप अपना प्रस्तुतिकरण देंगे, ये कहते हुए आप अपनी बात शुरू कीजिए। और मैंने आपको बताया था कि अपने प्रस्तुतिकरण के दौरान आप चित्र के बारीक बिंदुओं को भी अपने प्रस्तुतिकरण में शामिल कीजिए ताकि इस बात का पता चल सके कि आपने चित्र का बारीकी से निरीक्षण किया है। जैसे मैंने आपको एक चित्र दिखाया था पिछले सत्र में, मैं आपको फिर से वो चित्र दिखाती हूं कि मान लीजिए आपको ये चित्र मिला है। इस चित्र के ऊपर आप देख रहे हैं कि लिखा है पहचान और नीचे कहां से लिया गया है ये भी दिया गया है। चित्र पर ध्यान दीजिए। मान लीजिए आपको ये चित्र मिलता है, यानी कि आपने ये चित्र उन 5 चित्रों में से ये चित्र चुना है। तो अब इस चित्र को आप स्वास्थ्य और कुशलता और जीवन शैली से जोड़कर अपना प्रस्तुतिकरण देना चाहते हैं। तो आप प्रथम चरण के दौरान मैंने आपको समझाया था कि आप कुछ बातों का विशेष ध्यान रखेंगे कि आपके प्रस्तुतिकरण में चित्र का वर्णन बहुत विस्तार से और उसके बारीक बिंदुओं को भी शामिल करते हुए विस्तार से वर्णन होना चाहिए। आप विषय वस्तु को भारतीय संस्कृति से जोड़कर अपने प्रस्तुतिकरण में शामिल करेंगे। साथ ही उस संदर्भ में आपके अपने व्यक्तिगत अनुभव और आपकी अपनी सोच को भी शामिल करें। आपके पास प्रथम चरण में 3 से 4 मिनट का समय होता है, तो आप इस प्रकार अपनी तैयारी कीजिए कि आपके प्रस्तुतिकरण में ये सारे बिंदु शामिल हो सके। जैसे आप जो चित्र देख रहे हैं, देखिए इसमें आपको दिखाई दे रहा है कि एक महिला है जो साइकिल चला रही है, एक बच्चा दौड़ रहा है, एक व्यक्ति पार्क में एक्सरसाइज कर रहा है, कुछ शारीरिक व्यायाम कर रहा है, एक व्यक्ति मरीज को लेके जा रहा है। इस प्रकार के कई सारे बिंदु आपको दिखाई दे रहे हैं। तो आप योग करता हुआ एक व्यक्ति दिखाई दे रहा है, उस संदर्भ में आप ये बात बता सकते हैं कि योग हमारी भारतीय परंपरा है। पतंजलि का नाम लेते हुए कि पतंजलि ने इसे इसकी शुरुआत की थी और आज बाबा रामदेव का नाम इस क्षेत्र में बहुत ही जाना माना नाम है। योग की बहुत पद्धतियां हैं, तरीके हैं, बहुत सारे योग हैं जिन्हें हमें अपनी जीवन शैली में शामिल करना चाहिए। योग स्वास्थ्य के लिए बहुत लाभदायक है। और अब तो हमारे देश में 21 जून को योग दिवस
मनाया जाता है। और आज भारत में ही नहीं बल्कि विदेशों ने भी योग के लाभों को समझकर अपनाया है। तो इस प्रकार से आप योग की बात करते हुए इसे भारतीय परंपरा से जोड़ सकते हैं। एक बात और याद रखिएगा कि मैंने कहा था कि आप अगर चित्र के कुछ बिंदुओं के बारे में विस्तार देना शुरू करें तो उसको खत्म करने के बाद आप चित्र के अन्य बिंदुओं के बारे में भी जरूर बताएं। उस संदर्भ में भी आपके अपने विचार, आपके अनुभव की बात जरूर करें। ऐसा क्योंकि आपका चित्र से सतत संबंध रहना जरूरी है। क्योंकि ये बात मैंने आपको पिछले सत्र में भी बताई थी कि ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप चित्र के किसी एक बिंदु से शुरुआत तो करें लेकिन बाद में आप सिर्फ अपने ही रटे रटाए या याद किए गए भाषण पर आ जाएं या आप उन बिंदुओं को महत्व ही ना दें। दूसरी बात, जैसे आपने अभी एक बिंदु के बारे में बात की तो आइए अब हम दूसरे बिंदु के बारे में बात करते हैं। जैसे चित्र में हम देख रहे हैं कि एक स्त्री सुबह पार्क में अपने कुत्ते को टहलाने लाई है। तो आप इस पर भी बात करें कि पालतू जानवर यदि हम घर में रखते हैं तो हमें उसकी बराबर देखभाल करनी चाहिए। जैसे आप अपने अनुभव भी बता सकते हैं कि मैं अपने कुत्ते का बहुत ज्यादा ध्यान रखता हूँ। शीरी को मैं सुबह शाम घुमाने ले जाता हूँ, उसके साथ कभी कभी गेंद भी खेलता हूँ और रविवार को मैं ही उसे नहलाता हूँ, उसकी देखभाल करता हूँ। वो बहुत ही समझदार है और मेरे मुझे उसके साथ खेलने में बहुत मजा आता है। फिर आप देखें कि इस चित्र में एक जगह आप देख रहे हैं एक व्यक्ति दौड़ रहा है। हम्म? अब आप इसको बिंदु को विस्तार देते हुए बता सकते हैं कि शारीरिक व्यायाम बहुत जरूरी है क्योंकि कहा जाता है पहला सुख निरोगी काया। और तरह तरह के व्यायाम करने से या दौड़ने से हमारी मांसपेशियां स्वस्थ रहती हैं। व्यायाम को हमें अपनी जीवन शैली का हिस्सा बना लेना चाहिए। बहुत तरह के व्यायाम किए जा सकते हैं तो आप उनमें से अपनी रुचि के व्यायाम अपना सकते हैं। फिर आप देखें एक दूसरे बिंदु की तरफ देखें कि एक व्यक्ति है जो किसी बुजुर्ग व्यक्ति को या मरीज है जो उसको व्हील चेयर पर बिठाकर पार्क में टहलाने के लिए लाया है। तो यहाँ आप बात कर सकते हैं कि बड़े लोगों का ध्यान रखना ये एक बहुत अच्छी आदत है और ये हम युवा लोगों की जिम्मेदारी भी है क्योंकि बुजुर्गों की देखभाल करना ये हमारी भारतीय संस्कृति में एक परंपरा भी है कि हम अपने बुजुर्गों को बड़ा सम्मान देते हैं। और आप इस संदर्भ में अपने अनुभव भी बता सकते हैं कि आपके दादा दादी नाना नानी आपके साथ रहते थे तो कभी आपने उनके साथ कैसा समय व्यतीत किया, किस तरह से उन्होंने आपको आपकी परेशानियों में सहायता दी वगैरह वगैरह। इस संदर्भ में आप अपने अनुभव अवश्य शामिल करें। फिर आप देखें कि चित्र में दिखाई दे रहा है कि एक जोड़ा जो गिटार का आनंद ले रहा है। तो आप मनोरंजन और इस प्रकार की क्रियात्मक गतिविधियों की भी बात कर सकते हैं। मेरे समझाने का तात्पर्य यह है कि आप चित्र में दिखाई देने वाले किसी भी बिंदु को छोड़े नहीं, बारीकी से उसका निरीक्षण करें और हर एक बिंदु को शामिल करें। दूसरे चरण में जहां आपकी अध्यापक या अध्यापिका आपसे प्रश्न करती है वहां पर भी ये बात ध्यान रखने वाली है कि आप अपने प्रश्नों के जवाब संक्षिप्त ना देकर उनको विस्तार दें। उस दौरान भी यानी कि जब आप उसके उत्तर दे रहे हैं तब आप अपने उत्तरों को विषय वस्तु के अनुरूप विविध आयामों के संदर्भ में अपने उत्तर दे सकते हैं, उदाहरण दे सकते हैं, उस संदर्भ में अपने तर्क रख सकते हैं। और अगर आपका कोई व्यक्तिगत अनुभव या आपकी अपनी कुछ सोच है तो वो भी बता सकते हैं। जैसे मान लीजिए आपकी अध्यापिका प्रश्न करती है कि आज की तनाव भरी जिंदगी में लोगों के पास
समय ही नहीं होता है कि वो व्यायाम करें या सुबह की सैर पर जाएं, तो आप कैसे मैनेज करते हैं? आप किस प्रकार से इन चीजों को अपनी दिनचर्या में शामिल कर पाते हैं? अब छात्र जवाब देगा कि देखिए, सुबह अगर हम थोड़ा भी जल्दी उठते हैं तो हम इन सब चीजों को अपनी दिनचर्या में शामिल कर सकते हैं। मैं जल्दी उठता हूं और आधा घंटे के लिए ही अपने कुत्ते को लेकर बाहर पार्क में जाता हूं। खुली हवा में मैं बड़ा ही प्रसन्न महसूस करता हूं और मैं अपने अंदर एक नई ऊर्जा का भी अनुभव करता हूं। आधा घंटा बाद ही लौट आता हूं और फिर मैं स्कूल के लिए तैयार होता हूं। इस प्रकार आप अपने अनुभव को भी शामिल कर सकते हैं। आपके अध्यापिका जो भी प्रश्न करती है, उन प्रश्नों के आप सरल और सहज जवाब दें। बिल्कुल भी ना घबराएं, क्योंकि सरल और सहज वार्तालाप हमेशा प्रभावशाली होता है। तीसरे चरण में आपसे किसी और इकाई के बारे में प्रश्न किए जाते हैं। मान लीजिए आपसे धरती के प्रति योगदान इस संदर्भ में आपकी अध्यापिका प्रश्न करती है कि आप किस तरह से अपना योगदान दे रहे हैं। तो आप बता सकते हैं कि आप क्या-क्या कर रहे हैं या आपने क्या-क्या योजनाएं बनाई हैं जिन्हें आप निकट भविष्य में क्रियान्वित करना चाहते हैं। मान लीजिए ये प्रश्न ये अध्यापिका की तरफ से आता है कि आपका कहना ठीक है कि लोगों में आज जागरूकता है, लेकिन फिर भी प्रदूषण का स्तर लगातार बढ़ता जा रहा है। अब आप ये बात बता सकते हैं कि जागरूकता अवश्य जगी है लोगों में, परंतु प्रदूषण का बढ़ता स्तर जो है, वो हम लोगों की वजह से ही है और उसको समाप्त होने में भी समय लगेगा। परंतु यदि हम में से प्रत्येक व्यक्ति सिर्फ ये सोच के कि सामूहिक या फिर सरकार ही सिर्फ इसके लिए काम करेगी, ऐसा ना सोच के यदि हम व्यक्तिगत प्रयास करते हैं, तो इस समस्या से हम जल्दी छुटकारा पा लेंगे। मेरे एक छात्र ने एक बड़ा अच्छा अनुभव बताया था कि हमारे यहाँ मुंबई में प्लास्टिक की थैलियों पर की मनाही है और उसने अपने अनुभव में बताया कि मैं एक दुकान के सामने सामान लेके वापस निकल पड़ा था। तभी एक सज्जन दुकान में घुसे और उन्होंने कुछ सामान खरीदा और दुकान वाले से थैली देने के लिए कहा। दुकान वाले ने पहले तो मना किया, लेकिन फिर उनके बार-बार जिद करने पर, कहने पर कि नहीं-नहीं भई एक थैली चाहिए, उसने थैली दे तो दी, लेकिन दूसरे ही क्षण आस-पास कोई इसी विभाग का अधिकारी घूम रहा था, उसने दुकान वाले पर जुर्माना लगा दिया। अब दुकान वाला भी कहने लगा कि साहब के बहुत मांगने पर मैंने उनको ये थैली दी थी और उसके बाद उस अधिकारी ने दुकान वाले से और उन सज्जन व्यक्ति से दोनों को ही दंडित किया और दोनों से 5-500 रुपए वसूल किए। बच्चे ने बहुत अच्छा अपना अनुभव बताया था और ये भी साथ में कहा कि इसके बाद मैं ये समझा कि गलत काम करना कभी भी ठीक नहीं होता। यानी कि जो नियम बनाए गए हैं, हमें उनका पालन करना चाहिए। तो आप इस तरह से अपने उदाहरण शामिल करें। हास्य का पुट भी आता है, तो बिल्कुल उसे शामिल होने दें, तो आपकी वार्ता वो बहुत ही सहज हो जाती है। भाषा के संदर्भ में बच्चों ये बात आप बहुत ध्यान रखें कि आपके वाक्य संरचना, आपका उच्चारण, आपकी भाषा शैली, व्याकरण की दृष्टि से शुद्ध होनी चाहिए। अंग्रेजी के शब्दों के प्रयोग या किसी और भाषा के शब्दों के प्रयोग आप ना करें, तो ये आपके लिए बहुत अच्छा होगा। कई बार हम बोलचाल की भाषा में कुछ ऐसे शब्द हैं, जिनको हम अंग्रेजी के शब्दों को ही बोलने में इस्तेमाल कर लेते हैं। पर अगर आप अभ्यास करेंगे, तो आप ये कर पाएँगे कि आप अपने प्रस्तुतिकरण के दौरान अंग्रेजी या किसी अन्य भाषा के शब्दों का इस्तेमाल ना करें। कुछ बातें मैं और बताना चाहूँगी कि जिस समय ये आपकी परीक्षा हो रही होती है,
तो आप रिकॉर्डिंग अध्यापिकाओं के लिए खास तौर से बस मेरा ये सुझाव है कि एक शांत कमरे में रिकॉर्डिंग करें, ताकि बच्चा जो भी बात कह रहा है वो स्पष्ट रहे और पूरी तरह से सुनने वाले को समझ में आए। समय समय पर आप अपने विद्यालय में ही अगर इसका अभ्यास कराते रहेंगे तो मैं सोचती हूँ कि हमारे छात्र जो हैं वो इस प्रस्तुतिकरण के अभ्यस्त हो जाएंगे। और सबसे जरूरी बात दोनों पक्षों के लिए, छात्रों के लिए भी और अध्यापिकाओं के लिए भी, कि आप प्रत्येक चरण में समय सीमा का ध्यान अवश्य रखें। पहला चरण आपका 3 से 4 मिनट है, दूसरा 4 से 5 और तीसरा 5 से 6। यानी टोटल आपकी अगर कुल समय देखें तो 12 से 15 मिनट में ये परीक्षा समाप्त हो जानी चाहिए। आप तीनों चरणों में भी समय सीमा का ध्यान रखें और कुल समय का भी ध्यान रखें। अंत में मैं आपको एक बार फिर शुभकामनाएं देती हूँ और ये बताना चाहूंगी कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने अपना ईमेल दिया है। अगर आप क्या कोई भी जिज्ञासा, संदेह, प्रश्न आप मुझे भेज सकते हैं निसंकोच, मैं उसका जवाब दूंगी और कोशिश करूंगी कि अगर कोई भी चीज जो आपकी समझ में अभी नहीं आई है या आप उससे आगे कोई जानकारी चाहते हैं तो वो मैं आप तक जरूर पहुंचा पाऊं। मैं चाहूंगी कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको सहायक सामग्री मिलती रहे। और आप अगर किसी चीज को या कोई प्रारूप या कोई भी इकाई जिसके बारे में आप जानकारी चाहते हैं तो आप मुझे वो भी लिख सकते हैं। आज का सत्र मैं यहीं समाप्त करती हूँ। नमस्कार।